हे गाइस, वेलकम टू सोर्स पॉइंट। आज हम लोग यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं वीज़ा नाइस की करंट अफेयर्स जो कि हमारी जनवरी मंथ की चल रही है। तो बस आखिरी टॉपिक हमारी आज की बाकी है जो कि है सिक्योरिटी का। तो उसे मैं यहाँ पे कंप्लीट करा देती हूँ। दो टॉपिक है जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है। एक तो देखेंगे इंटेलिजेंस रिफॉर्म एंड सेकंड वन इज़ बोडो पीस अकॉर्ड। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं फर्स्ट टॉपिक के साथ जो कि है हमारी इंटेलिजेंस रिफॉर्म। तो बात क्यों की जा रही है? क्योंकि आप लोग देख रहे हो कि जो रिपीटेड हमारे चाइना का जो इनकर्शंस हो रहा है, यानी कि बार बार चाइना कभी अरुणाचल प्रदेश वाला एरिया, कभी सिक्किम वाला एरिया, कभी हमारा लद्दाख वाला एरिया, गैल्वन वैली की अभी आपने देखा कि किस तरीके से वो हरकत कर रहे हैं। तो इतना जो उसका ये हरकत बढ़ते जा रहा है और हमारे टेरिटरी पे जो टेंशन क्रिएट कर रहा है, उसके लिए यहाँ पे कहा जा रहा है कि हमें इंटेलिजेंस रिफॉर्म करने की ज़रूरत है। आज के डेट में हमारी इंटेलिजेंस फ्रेमवर्क कैसी है ये देख लेते हैं। आज के डेट में आप देखोगे तो यहाँ पे कुछ एजेंसीज़ है जो कि जिसको स्पेसिफिक काम दिया गया है। अगर सबसे ऊपर लेवल पे देखें, एपेक्स लेवल पे देखें, तो हमारे यहाँ नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल सेक्रेटेरिएट है, जिसको नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र के द्वारा हेड किया जाता है। और ये गवर्नमेंट के द्वारा सेटअप किया गया था 1998 में, जब पोखरान सेकेंड न्यूक्लियर टेस्ट हुआ था। तो ये आप लोग देखो कि कुछ एग्जीक्यूटिव ऑफिस जो प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया है, इसी के अंदर ये ऑपरेट होते हैं। और यहाँ पे ये गवर्नमेंट की जो एग्जीक्यूटिव ब्रांच और जो इंटेलिजेंस सर्विस है, इसकी इसी के साथ ये काम करते हैं। और जो लीडरशिप है वो यहाँ पे एडवाइजिंग लीडरशिप है, जो कि इंटेलिजेंस के ऊपर या फिर सिक्योरिटी इश्यूज़ को लेकर अगर कुछ एडवाइस करना हो तो इस बॉडी के द्वारा की जाती है। उसके बाद 2018 में जॉइंट इंटेलिजेंस कमेटी का एक गठन हुआ। ये एक तरीके का बॉडी है जिसमें कि सारी इंटेलिजेंस, यानी कि बहुत सारे एजेंसीज है, जितनी भी इंटेलिजेंस है, उनकी बातों को एनालाइज किया जाता है और फिर उसके बाद इसको सब्स्यूम किया जाता है, मिलाया जाता है नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल सेक्रेटेरिएट के साथ। बहुत सारी हमारे यहाँ इंटेलिजेंस एजेंसी भी है, जिसमें से वन मोस्ट फेमस इंटेलिजेंस ब्यूरो, जिसको 1887 में बनाया गया था। और आज की डेट में ये जो काम करते हैं ये मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के अंदर है। और ये रिस्पॉन्सिबल है कि इंडिया का जो डोमेस्टिक इंटेलिजेंस है या फिर हमारा आंतरिक जो सिक्योरिटी है, काउंटर इंटेलिजेंस है, इनके ऊपर ये काम करते हैं। इसका फर्स्ट नाम जो था वो इंडियन पॉलिटिकल इंटेलिजेंस ऑफिस था। बाद में जो है आज के डेट में करंट नाम जो आप देख रहे हो, ये हमारे इंडिपेंडेंस के बाद ये आपका आईबी रख दिया गया है। उसके बाद रिसर्च एंड एनालाइजिंग विंग है, जिसको रॉ भी कहते हैं। तो ये हमारे कंट्री की जो फॉरेन इंटेलिजेंस एजेंसी है उसको देखती है। साथ ही साथ हमारे यहाँ नेशनल टेक्निकल रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन है, जिसको पहले नेशनल टेक्निकल फैसिलिटी ऑर्गेनाइजेशन कहा जाता था। 2004 में इसका गठन हुआ और ये टेक्निकल इंटेलिजेंस एजेंसी है हमारे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की। उसके बाद अगर हम लोग देखें तो डायरेक्टरेट ऑफ रेवेन्यू इंटेलिजेंस है, डीआरआई जिसको कहते हैं, जितनी भी एंटी स्मगलिंग इंटेलिजेंस है उसके ऊपर ये काम करती है। और 1957 में इसका सेटअप हुआ था और आज की डेट में ये मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के अंदर ये काम करते हैं। तो किस किस मिनिस्ट्री के अंदर कौन कौन सी बॉडी है हमारे यहाँ इंटेलिजेंस के ऊपर काम करने के लिए, और मेनली ये हमारे सिक्योरिटी को देखती है, नेशनल सिक्योरिटी, इंटीरियर सिक्योरिटी के ऊपर काम किया जाता है। तो इसको आप लोग को पता होना चाहिए। कुछ नॉर्म्स एंड कंडक्ट हैं आईबी के, रॉ के, एनटीआरओ के, जिसको कि इंटेलिजेंस ऑर्गेनाइजेशन एक्ट 1985 इस कानून के द्वारा ये कंडक्ट करते हैं। साथ ही आप देखो कि एम्प्लॉयज़ जो होते हैं इंडियन इंटेलिजेंस एजेंसीज़ के, उनको यहाँ पे ऑफिशियल जो सीक्रेट एक्ट है फर्स्ट, जो पहली बार 1923 में बनाया गया था, उसके तहत जितनी भी रूल्स रेगुलेशन है उसके तहत ये फॉलो करते हैं। तो वेरियस इंटेलिजेंस एजेंसी आप देख सकते हो कि वो अपने डिफरेंट डिफरेंट तरीके से काम करते हैं, लेकिन फिर भी हमें अब ज़रूरत है कि इंटेलिजेंस जो रिफॉर्म है उसको लाने के लिए। तो क्यों ज़रूरत है ये समझते हैं। सबसे पहले आप देखो कि नेशनल सिक्योरिटी थ्रेट जो है उसकी डाइवर्सिटी बढ़ती जा रही है। तो डिफरेंट डिफरेंट तरीके के हमें थ्रेट है अपनी सिक्योरिटी को लेकर। तो जैसे कि आप देख रहे हो कि दो तरफ से, एक तो हमारे वेस्ट में पाकिस्तान है जो कि ना जाने कब कैसा हरकत करते हैं, और दूसरी साइड ईस्ट में चाइना है। तो इन दो कंट्री से हमें थ्रेट है। उसके बाद मायोस्ट, मायावादी को लेकर होता है, मिलिटेंसी को लेकर होता है, टेररिज्म, जो टेररिस्ट अटैक है वो देखने को मिलता है हमारे बॉर्डर में या फिर बॉर्डर के अधीन भी देखने को मिलता है। कुछ और तरीके का अगर आप थ्रेट देखोगे तो आज की डेट में साइबर थ्रेट देखने को मिल रहा है, काउंटर टेररिज्म भी हो रहा है, काउंटर प्लॉरिफरेशंस भी हो रही है। तो इस तरीके की चीज़ें भी जो है हमारे यहाँ थ्रेट जो है उसकी डाइवर्सिटी हो चुकी है। तो जिस तरीके से थ्रेट का नेचर बदलते जा रहा है, तो उस तरीके से हमें काम करने का नेचर भी बदलना होगा। साथ ही पर्सनल की शॉर्टेज कहा जा रहा है। इट मीन्स कि जो इंटेलेक्चुअल कैपेसिटी की कमी देखने को मिल रही है। साथ ही हमारे इन एजुकेशन सिस्टम में जो इन्वेस्टमेंट है उसकी भी कमी है, जिसके कारण हमारे यहाँ जिस तरीके का इंटेलिजेंसी की ज़रूरत है वो इंटेलिजेंसी बाहर निकल कर नहीं आ रही है। साथ ही ओवरसाइट कहा जा रहा है इंटेलिजेंस एजेंसी के ऊपर। इट मीन्स कि यहाँ पर रिस्क है, जो ओवर स्टेपिंग हमारी बाउंड्रीज़ हैं या फिर जो राइट ऑफ सिटीजन्स है वो अगर वॉयलेट हो जाए, तो इन सारी चीज़ों को देखते हुए जो है इट मीन्स कि हमारे यहाँ सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि हमारी जो संविधान है उसके तहत ये रखी गई है कि फंडामेंटल राइट्स ऑफ सिटीजन्स को किसी भी हाल में
वॉयलेट नहीं होने देना है। तो इस तरीके का कानून होना चाहिए, इस तरीके की हमारी एजेंसी होनी चाहिए जो कि हमारे एटलीस्ट अगर फंडामेंटल राइट्स अगर किसी भी सिटीजन की वॉयलेट होती है तो उनको वो यहाँ पे सही कर सके। साथ ही चैलेंजेस क्या आज के डेट में हमारे इंटेलिजेंस एजेंसीज़ फेस कर रहे हैं, तो मेन बात है कि आप देख लियो कि इतने सारे इंटेलिजेंस एजेंसीज़ हैं हमारे यहाँ, लेकिन इनके बीच में कोऑर्डिनेशन बिल्कुल भी नहीं है। और समहाउ आप देखो कि जो सेंट्रल गवर्नमेंट की एजेंसी होती है, जो स्टेट लेवल में एजेंसी होती है, इनके बीच में जो कोऑर्डिनेशन है इनकी बहुत ज़्यादा मिसमैच देखने को मिलती है। साथ ही आप देखो कि क्राइसिस लिंक्ड रिफॉर्म्ड है, इट मीन्स कि ट्रू रिफॉर्म जो है वो हमारे पास्ट एक्सपीरियंस से निकल कर आता है। इट मीन्स कि पहले जो आज से पहले अगर क्या क्या गलतियाँ हुई है, कहाँ कहाँ पे हम लोग चूक जाते हैं, किस तरीके से हम लोग जो है चीज़ों को नहीं टैकल कर पाते, तो उन सारी चीज़ों से सीख कर जो है हमें आगे के लिए कुछ रिफॉर्म लेकर आना चाहिए। लेकिन क्राइसिस लिंक्ड रिफॉर्म है, हम लोग इस चीज़ को एनालाइज ही नहीं करते। और तीसरी जो यहाँ पे चैलेंज है कि इतने सारे एजेंसीज़ हैं तो इनकी जो फंक्शन है समटाइम्स ओवरलैप हो जाता है। तो चाहे ये डिफेंस इंटेलिजेंस एजेंसी है तो वो उनके पास कुछ अथॉरिटी है कि वो क्रॉस बॉर्डर ह्यूमन इंटेलिजेंस ऑपरेशन के ऊपर काम करे, जैसे कि मिलिट्री इंटेलिजेंस के पास भी यही काम है। तो कुछ जो फंक्शंस है ये डिफरेंट डिफरेंट एजेंसीज़ है तो उनकी फंक्शंस भी ओवरलैप कर जाती है। समटाइम्स आप देखोगे कि इन्फॉर्मेशन एनालिसिस के ऊपर बहुत ही ज़्यादा कमज़ोर है। इट मीन्स कि एक इंटेलिजेंस जो कि ऐसा गुड है कि वो अपने इन्फॉर्मेशन को कन्वर्ट कर सके नॉलेज में, जैसे कुछ भी इन्फॉर्मेशन आपको मिल रहा है तो वो अपने नॉलेज में आप कन्वर्ट कर सको, बट ये चीज़ें हम लोग यहाँ पे नहीं देख पा रहे हैं। साथ ही इंटेलिजेंस टेक्नोलॉजी की कमी है। आज की डेट में टेक्नोलॉजी इतनी वास्ट हो चुकी है कि टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल हर एक क्षेत्र में हो रहा है। तो इंटेलिजेंस के क्षेत्र में अगर हम लोग टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल नहीं कर रहे, इट मीन्स कि आज की डेट में भी हम लोग बहुत पीछे पीछे ही नहीं है, साथ ही साथ हम लोग डिपेंडेंट भी है, एक्सक्लूसिवली डिपेंडेंट है हम लोग फॉरेन इंपोर्ट्स के लिए। और किस किस कंट्री से, तो आपको पता है कि यूएस और इजराइल है जो कि हमें काफ़ी हद तक टेक्नोलॉजी एक्सपोर्ट करते हैं। तो वे फॉरवर्ड में यहाँ पे बताया जा रहा है कि सबसे पहले कोऑर्डिनेशन की ज़रूरत है, क्योंकि हर एक डिफरेंट डिफरेंट काम के लिए हमारे पास डिफरेंट एजेंसीज़ है। तो इतने एजेंसीज़ किसी और कंट्री में आपको देखने को नहीं मिलेंगे। जब हमारे यहाँ इतनी एजेंसीज़ है, इतनी मिनिस्ट्री के अंदर है, तो सबसे बेस्ट थिंग है कि हमें उनके बीच में जो कोऑर्डिनेशन है उसको बढ़ाने की ज़रूरत है। साथ ही साथ लीगल स्टेटस देने की ज़रूरत है। जो हमारे इंडिया का इंटेलिजेंस कम्युनिटी है वो स्टैट्यूटरी बेसिस है। स्टैट्यूटरी बेसिस कहने का मतलब है कि कानून के द्वारा, इट मीन्स कि पार्लियामेंट के द्वारा कानून लाया गया है और उनके बेसिस पे ये बॉडी का गठन किया गया। लेकिन आज की ज़रूरत है कि कुछ लीगल उनको और भी स्टेटस दिया जाए, तो उनसे उनको बेटर जो है अकाउंटेबिलिटी निकल कर आएगा। साथ ही अकाउंटेबिलिटी को इम्प्रूव करना है। इट मीन्स कि अकाउंटेबिलिटी कहने का मतलब है कि कोई आपको देखे या ना देखे, आप अपना काम टाइम पे कर लो। इट मीन्स कि ऐसा नहीं है कि सिर्फ घर पे हो तो अपने गार्जियन को दिखाने के लिए आप बुक खोल के बैठो, लेकिन मन में मन आप पढ़ नहीं रहे हो, कुछ और सोच रहे हो। ऐसा नहीं होना चाहिए। आपको कोई देखे या ना देखे, आपको पता होना चाहिए कि आपको एक एक दिन में कितनी चीज़ें पढ़नी है और आपका रूटीन क्या है, स्केड्यूल क्या है, उसको फॉलो करना है। तो अगर कोई देखे या ना देखे, आपसे कोई पूछ रहा है कि नहीं पूछ रहा है, लेकिन आप अगर काम में टाइम अपना कंप्लीट कर रहे हो और कुछ भी चीज़ अगर हो रहा है, इट मीन्स कि रिजल्ट अगर नहीं हो रहा है, तो उसके पीछे भी रिस्पॉन्सिबल आप हो, क्योंकि आप टाइम में अपना स्टडी नहीं किए। ठीक है। तो वही चीज़ है कि यहाँ पे सिक्योरिटी के बेसिस पे इतने सारे एजेंसीज़ है, तो वो अपना टाइम पे काम अगर कर रहे हैं और कल को अगर हमारे ऊपर कोई सिक्योरिटी थ्रेट अगर निकल कर आ रही है, तो उसके पीछे भी रिस्पॉन्सिबल वही होने चाहिए। तो इससे हमारे यहाँ अकाउंटेबिलिटी भी बढ़ेगी। अब इतनी सारी एजेंसीज़ है, कुछ फंक्शंस यहाँ पे ओवरलैप हो रहा है, तो इट मे बी पॉसिबल कि एक बॉडी दूसरे बॉडी को ब्लेम करती होगी, तो इससे प्रॉपर अकाउंटेबिलिटी निकल कर नहीं आ पाती है। साथ ही हमारा टेक्नोलॉजी और इनोवेशन के ऊपर हमें रिसर्च करना होगा, डेवलपमेंट करना होगा, और ज़्यादा से ज़्यादा टेक्नोलॉजी को हमें इनकलकेट करना होगा सिक्योरिटी पर्पज़ के लिए। साथ ही जो रिक्रूटमेंट है, डिप्यूटेशन है, प्रमोशन है, ट्रेनिंग है, इसको रिफॉर्म करने की ज़रूरत है। ट्रेनिंग मॉड्यूल जो है उसमें रिफॉर्मेशन लाने की ज़रूरत है। डिफरेंट जो इंटेलिजेंस एजेंसी है उनकी जो मैकेनिज्म है उसमें डिफरेंट तरीके का रिक्रूटमेंट होता है। इट मीन्स कि एग्ज़ाम होते हैं, उसमें रिक्रूटमेंट होता है कि किस किस क्राइटेरिया के ऊपर जो है लोगों को यहाँ पे चूज़ किया जाता है, तो उसको भी कुछ कहीं से जो है चेंज करने की ज़रूरत है। साथ ही इन्फॉर्मेशन गैदर करने की ज़रूरत है ओपन सोर्स से। जैसे बहुत सारे आप देखो कि ट्रेडिशनल मीडिया सोर्सेज है, जैसे आप लोग न्यूज़पेपर देख लो, मैगजीन्स देख लो, टेलीविजन्स देख लो, तो ये ज़रूरी नहीं है कि हम लोग इन्फॉर्मेशन इसी से लें, बट आज के डेट में आप देखो कि सोशल मीडिया जो है उसमें आपको बहुत सारे इन्फॉर्मेशन मिल जाते हैं, जैसे ट्विटर, फेसबुक, ब्लॉगर, तो इन सब से भी जो है इन्फॉर्मेशन ग्रैब करने की ज़रूरत है। कैपेसिटी होना चाहिए जिससे कि हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा नॉलेज को गैदर कर सकें। तो आज के डेट में ये हमें ज़रूरत है ऐसी सिस्टम की जिसमें कि हम लोग के पास एक अलग कलेक्शन हो और साथ ही साथ एनालिसिस ऑफ इंटेलिजेंस भी हो, कि वो यहाँ पे इस फंक्शंस को कि कितनी स्ट्रेंथिंग है वो यहाँ पे देख सके। इट मीन्स कि ऐसा काम करे जिससे कि चीज़ों को एनालाइज करने का भी उनके पास एक अच्छा मोटिव हो सके। ओके, तो यहाँ पे ये सारी बातें कही गई है।
तो हमारे यहाँ इंटेलिजेंस रिफॉर्म के बारे में बात की गई है। तो कितने हमारे यहाँ इंटेलिजेंस विंग है ये आपको पता होना चाहिए। आईबी है, रॉ है, एनटीआरओ है और साथ ही यहाँ पे डीआरआई है। और कानून भी पता होना चाहिए कि ये अपना काम किससे करते हैं और किस किस मिनिस्ट्री के अंदर कौन कौन से यहाँ पे बॉडी आती है, ये भी पता होना चाहिए। क्या ज़रूरत है इंटेलिजेंस रिफॉर्म का और क्या क्या चैलेंज आज के डेट में फेस कर रहे हैं और वे फॉरवर्ड में क्या बताया जा रहा है। तो अच्छी आर्टिकल है। कमिंग टू द नेक्स्ट टॉपिक जो कि है बोडो पीस एकॉर्ड। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको आप स्टार मार्क कर ले सकते हो क्योंकि फर्स्ट एनिवर्सरी यहाँ पे कंप्लीट हुआ है थर्ड बोडो पीस एकॉर्ड का, जो कि यहाँ पे आसाम में आज के डेट में आपका रिसेंटली जनवरी मंथ में ये आपको सेलिब्रेट किया गया है। तो देखते हैं बोडोज कौन है। तो बोडो लैंड है यानी कि कुछ ऐसे समूह के लोग हैं, ट्राइबल कम्युनिटी है जो कि आसाम में ही वो अपना एक अलग स्टेट का डिमांड कर रहे हैं, जिसमें कि पूरे आसाम का आप देखो तो 5 से 6% ऑफ पॉपुलेशन जो है वो बोडो कम्युनिटी के अंदर आते हैं। ऐसा माना जाता है कि आसाम में ये सबसे ज़्यादा सिंगल लार्जेस्ट ट्राइबल कम्युनिटी है। इसमें कुछ रीज़न है जो कि एक्सट्रीम नॉर्थ ऑफ द नॉर्थ बैंक ऑफ ब्रह्मपुत्र रिवर में ये आपका एक्सटेंड किया गया और साथ ही साथ भूटान और अरुणाचल प्रदेश के फुट हिल्स में ये पाए जाते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हो जितने रेड कलर के हैं यहाँ पे चार जगह है जिसको कि खाकराजर, सिरांग और बाक्सा, उदलगुड़ी। तो ये हम लोग लास्ट ईयर से ही पढ़ते आ रहे हैं, यहाँ पे आपका रिवीजन हो जाएगा। तो ये 4 जगह है जहाँ पे बोडोलैंड की डिमांड की जा रही है। और ये आप देख सकते हो कि ये पूरा आसाम है, ये बीच में जो है ये ब्रह्मपुत्र रिवर है। तो इसके नॉर्थ में ये आपका जगह है और यहाँ पे ये डिमांड हो रहा है बोडो कम्युनिटी का कि वो उनका एक अलग से यहाँ पे स्टेट बनाया जाए। जो डिमांड है एक अलग स्टेट का बोडो का, वो कुछ रीज़न से निकल कर आया है। जैसे कि आप देखो कि जो स्टेट ऑफ आसाम का जो एडमिनिस्ट्रेटिव और डेवलपमेंट है उसको लेकर ऐसा बोडोलैंड के जो बोडोज कम्युनिटी है उनका ये माना जा रहा है कि उनकी जो आइडेंटिटी, कल्चर और जो लैंग्वेज है वो दिन पे दिन खोते चले जा रही है। तो वो अपने लैंग्वेज, आइडेंटिटी और जो उनका कल्चर है उस चीज़ को बरकरार रखने के लिए वो चाहते हैं कि आसाम से वो अलग हो जाए और उनको एक अलग राज्य का दर्जा मिल जाए। अब थर्ड बोडो पीस एकॉर्ड के बारे में अगर हम लोग देखें तो ये ट्राइपार्टाइट एग्रीमेंट है, यानी कि यहाँ पे 3 कंट्री इंक्लूड है। अब कौन कौन से हैं, तो 3 कंट्री है या फिर 3 यहाँ पे बॉडी है, 3 एजेंसीज़ हैं। तो 3 अगर मिलके यहाँ पे एग्रीमेंट में साइन करते हैं तो उनको हम लोग ट्राइपार्टाइट एग्रीमेंट कहते हैं। जो कि यहाँ पे सेंटर है और स्टेट के आसाम गवर्नमेंट है और साथ ही यहाँ पे बैंड आसाम बेस्ड इंसर्जेंट है, ग्रुप है जिनका नाम है यहाँ पे नेशनल डेमोक्रेटिक फ्रंट ऑफ बोडोलैंड। इनका साइन किया गया था 27 ऑफ जनवरी 2020 को। और ये एक पीस के लिए मीन्स यहाँ पे शांति हो, क्योंकि कई ज़्यादा अशांति होती है, तो इसलिए शांति लाने के लिए इस एग्रीमेंट को साइन किया गया था। इस अकॉर्ड में है क्या, पहले ये देखते हैं। इनका यहाँ पे एक अलग डिस्ट्रिक्ट है, बोडो टेरिटोरियल एरिया डिस्ट्रिक्ट है, जो कि यहाँ पे न्यू बोडो डोमिनेटेड विलेज के द्वारा ये डोमिनेट किया जाता है। और साथ ही साथ यहाँ पे अगर देखें तो बाद में चलकर इसका बोडोलैंड टेरिटोरियल रीजन ये नाम रख दिया गया है, जहाँ पे मोर एग्जीक्यूटिव, एडमिनिस्ट्रेटिव, लेजिस्लेटिव और फिनेंशियल पावर है। एक कमीशन है जो कि एक न्यूट्रल पर्सन के द्वारा इसको हेड किया जाता है और इसको स्टेक होल्डर्स के द्वारा भी रिप्रेजेंट किया जाता है। और इसको आपका बनाया किसके द्वारा जाता है, तो सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा। और साथ ही साथ आप देखो बोडोज जो है वो यहाँ पे कार्बी आंगलोंग जो हिल है यहाँ पे ये रहते हैं और दिमा हसाओ के हिल में ये रहते हैं। साथ ही साथ आप देखो कि ये स्केड्यूल हिल ट्राइब्स स्टेटस इनको मिला हुआ है। नंबर ऑफ जो सीट्स यहाँ पे बोडो टेरिटोरियल काउंसिल में है तो उसको भी बढ़ाया गया है, 40 से 60 कर दिया गया है। बोडो विद देवनागरी स्क्रिप्ट है जो कि उनका ऑफिशियल लैंग्वेज है पूरे इंटायर आसाम में। और डिप्टी कमिश्नर और जो सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस है उनको यहाँ पे पोस्ट किया गया है कि वो यहाँ पे चीफ एग्जीक्यूटिव मेंबर के साथ कंसल्ट करेंगे। एक स्पेशल बोडो डेवलपमेंट पैकेज जो है वो 1500 करोड़ का वो यहाँ पे रखा गया है ओवर 3 ईयर्स ऑफ पीरियड, जिससे कि इनका यहाँ पे डेवलपमेंट हो सके। अब ये जो थर्ड बोडो पीस अकॉर्ड किया गया है इसका क्या सिग्निफिकेंस है। सबसे पहला है कि देखिए किसी राज्य में, कहीं पे भी, किसी क्षेत्र में, किसी रीजन में अगर कोई भी लोगों में, कोई भी ग्रुप में अगर अशांति है तो सबसे पहले बात है कि वहाँ पे शांति होनी चाहिए। पीस और हारमनी अगर अच्छे से रहता है तो वहाँ पे फर्दर डेवलपमेंट सही तरीके से हो सकता है। उनकी जो शिकायत थी कि उनकी आइडेंटिटी, कल्चर और जो उनका ट्रेडिशनल जो उनका लैंग्वेज है वो सारी चीज़ें अगर खोते जा रही थी तो ये बहुत ज़रूरी है कि उनके साथ ये समझौता किया जाए कि उनकी जो भी चीज़ें हैं वो कहीं पे भी खोएगी नहीं, उनकी अस्तित्व जो है वो यहाँ पे मिटेगी नहीं। तो इस तरीके का उनकी जो उनको सेटिस्फाई करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी था। साथ ही साथ यहाँ पे क्या हुआ कि डेमोक्रेटिक डिसेंट्रलाइज हुआ। इट मीन्स कि आप देखो अकॉर्ड से जो है इसमें आपका लेजिस्लेटिव, एग्जीक्यूटिव, एडमिनिस्ट्रेटिव, फाइनेंशियल पावर यहाँ पे दिया गया जो बोडो टेरिटोरियल काउंसिल है।
नॉर्थ ईस्ट में आप देखो कि पंचायती राज इंस्टीट्यूशन, ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल और सब स्टेट रीजनल डेवलपमेंट काउंसिल जो है वो यहाँ पे इस तरीके का नहीं है कि जो भी डिसेंट्रलाइजेशन का ऑब्जेक्टिव है वो उसको अचीव कर पाए हो। डिसेंट्रलाइजेशन कहने का मतलब है कि जैसे हमारे देश में क्या है कि सेंट्रल गवर्नमेंट है, इसमें आप देखो कि 28 राज्य है, तो हर एक राज्य में आपका स्टेट गवर्नमेंट है। अब हर राज्य में आप देखो कि क्या है, तो यहाँ पे ब्लॉक लेवल पे आपको देखने को मिलेगा कि पंचायती राज इंस्टीट्यूशन है, फिर म्यूनिसिपैलिटीज़ है। तो इस तरीके से क्या हो रहा है कि हमारा जो पावर है, सेंट्रल गवर्नमेंट का जो पावर है वो धीरे धीरे डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है, स्टेट गवर्नमेंट में जा रहा है, स्टेट गवर्नमेंट से यहाँ पे ब्लॉक लेवल पे जा रहा है। तो इस तरीके से क्या हो रहा है कि पावर डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है, इट मीन्स कि डिसेंट्रलाइज हो रहा है। अगर सारे पावर यहाँ पे सेंट्रल गवर्नमेंट के पास हो तो इसको सेंट्रलाइज्ड कहते हैं, डिसेंट्रलाइज्ड नहीं कहेंगे, ठीक है। तो इसलिए डिसेंट्रलाइजेशन का जो ऑब्जेक्टिव है वो हमारे नॉर्थ ईस्ट में, स्पेशली नॉर्थ ईस्ट आपका जो रीजन है जहाँ पे आपको देखोगे ये जो मैप है, यहाँ पे ये असम है, तो आपको फिर यहाँ पे अरुणाचल प्रदेश देखने को मिलेगा, यहाँ पे सिक्किम है, उसके बाद आपका जो है त्रिपुरा है, मिज़ोरम है, फिर मणिपुर है, नागालैंड है, ठीक है। तो इस तरीके से 6 यहाँ पे स्टेट है जो कि नॉर्थ ईस्ट स्टेट में आपको देखने को मिलेगा। तो इनमें क्या है ना कि यहाँ पे डेवलपमेंट सही तरीके से हो, और इसके लिए यहाँ पे पंचायती राज इंस्टीट्यूशन नहीं देखने को मिलता। ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल जो है वो होते हैं, पंचायती राज इंस्टीट्यूशन भी होते हैं, लेकिन उस तरीके का काम नहीं करते जो बाकी रेस्ट ऑफ द स्टेट में वो काम कर रहे हैं। साथ ही डेवलपमेंट हो, देखिए कहीं पे भी शांति होगा, लोग सेटिस्फाई होंगे, अपना काम कर पाएंगे, तो वहाँ पे हर एक चीज़ अच्छी तरीके से हो पाएगी। लोग अपने हेल्थ पे ध्यान दे पाएंगे, लोग अपने पढ़ाई पे ध्यान दे पाएंगे, जॉब पे ध्यान दे पाएंगे, और फिर सरकार को भी काम करने देंगे, तो उस एरिया में डेवलपमेंट भी बेटर तरीके से हो पाएगा, ठीक है। और अभी आप लोग को पता है कि हमारी सरकार काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे फोकस करी है नॉर्थ ईस्ट रीजन में, जहाँ पे आपका काफ़ी तरीके के एक नेशनल स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी बन रहा है, सेंट्रल यूनिवर्सिटी बन रहा है, नॉर्थ ईस्ट रीजनल इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस है, और नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी है। तो ये सारे यहाँ पे डेवलपमेंट जो है बेटर तरीके से हो पाएगा। अब देखते हैं कि अभी तक एक साल में क्या प्रोग्रेस हुआ है। तो यहाँ पे बाउंड्री कमीशंस जो है वो बनाए गए, जिससे कि यहाँ पे जो बोडो टेरिटोरियल जो आपका रीजन है उसको न्यू शेप दिया गया है। डेवलपमेंट वर्क यहाँ पे चल रहा है बोडो रीजन के लिए। 65 स्कीम्स यहाँ पे आपका अब तक कमीशन किया गया है, जिसका टोटल 65 स्कीम्स यहाँ पे आपका इम्प्लीमेंट किया जा रहा है, जिसमें टोटल जो रुपीज़ है वो 750 करोड़ रुपीज़ है। आसाम ऑफिशियल लैंग्वेज बिल 2020 पास किया गया है, जिसमें कि इनकी जो लैंग्वेज की शिकायत थी कि इनकी बोडो लैंग्वेज ख़त्म हो रही है, तो वो ख़त्म नहीं होगा। असिस्टेंट दिया जा रहा है 4 लाख का, जिसमें कि सारे यहाँ पे जो सरेंडेड मिलिटेंट्स हैं वो उनके लिए यहाँ पे 4 लाख का असिस्टेंट दिया जा रहा है। साथ ही यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं कि टाइमलाइन क्या है, बोडोलैंड डिस्प्यूट कब से स्टार्ट हुआ, तो 1960 से स्टार्ट हुआ। और यहाँ पे जो है जो बोडो ट्राइब थे वो यहाँ पे एक अलग ही स्टेट का, पहले तो उदयाचल का ये डिमांड कर रहे थे। और 1993 में क्या हुआ कि बोडोलैंड ऑटोनोमस काउंसिल जो बनाया गया स्टेट सेंटर के द्वारा, तो असम गवर्नमेंट और ऑल बोडो स्टूडेंट यूनियन जो है एक ट्राइपार्टाइट एग्रीमेंट को साइन किए थे। लेकिन यहाँ पे जो बोडोलैंड ऑटोनोमस काउंसिल है ना, वो यहाँ पे फेल हो गए अपने अकॉर्ड को, जितने भी अकॉर्ड में रूल्स रेगुलेशंस थी उसको इम्प्लीमेंट करने में। फिर 2003 में जो बोडोलैंड टेरिटोरियल काउंसिल है वो यहाँ पे बनाया गया सेंटर के द्वारा, आसाम गवर्नमेंट के द्वारा। फिर उसके बाद 2005 में क्या हुआ कि एनडीएफबी जो है वो एग्री हो गया सीज़ फायर करने के लिए। इट मीन्स कि अब वो जो है इस असम गवर्नमेंट के साथ वो सीज़ फायर किए, सेंटर के साथ वो सीज़ फायर किए। इस ट्रीटी को साइन करने के बाद जो ग्रुप है वो 3 फैक्शन में आपका स्प्लिट हो गया, और वन ऑफ दोस्त जो है वो एनडीएफबी यहाँ पे बन गया, जो कि अपने वॉयलेंट अटैक से जो है वो बाहर आ गया, कैरी आउट वॉयलेंट अटैक। तो ये वॉयलेंट अटैक जो है वो कंटिन्यू कर रहे थे, सॉरी मुझे लगा बाहर आ गया, लेकिन नहीं, वो यहाँ पे कंटिन्यू कर रहे थे। तो खैर जो भी है, ये आपको टाइमलाइन इतना ध्यान रखने की ज़रूरत नहीं है। मेन चीज़ आप लोग ध्यान रखिए कि जैसे आज के डेट में आप लोग देखो कि गोरखा लैंड जो सिक्किम वाला एरिया है वहाँ पे डिमांड हो रहा है, बोडो लैंड की डिमांड हो रही है। और आप लोग देख रहे हो कि वेस्ट एशिया में भी एक जो कुर्द कम्युनिटीज़ है उनका अपना कुर्द का क्षेत्र, अपना देश बनाने का उनका डिमांड है। तो ये हमारे इंडिया में ही नहीं है, ऑल ओवर द वर्ल्ड में आप देखोगे कि इस तरीके की जो यहाँ पे बॉर्डर डिस्प्यूट है, और साथ ही साथ जो उनका एक अलग डिमांड होता है कि अलग स्टेटहुड का दर्जा देने का। तो ये चीज़ें आप लोग देख सकते हो कि ये सारी अगर कहीं पे भी लिखने आए तो आप एग्जाम्पल इसका बता सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पे हमारी कंप्लीट हो गई ये भी आर्टिकल, तो सिक्योरिटी यहाँ पे कंप्लीट हो गया। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट मंथ की जब विजन आइज की मैगजीन आएगी तो उसके साथ। तब तक हम लोग कुछ और जो छोटे मोटे आर्टिकल्स होंगे जो पहले की मैगजीन में डिस्कस नहीं की हूँ उसको कंप्लीट करने का कोशिश करूँगी। तो आज के लिए इतना, मिलती हूँ कल। थैंक यू।